पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति पर आज संसद की स्थायी समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव। वर्तमान विदेश नीति विकास पर होगी ब्रीफिंग। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने दलमा वन्य आश्रयनी का किया भ्रमण। दलमा टॉप पर बनेगा ग्लास ब्रिज, गेस्ट हाउस का भी होगा निर्माण। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों का डंप ध्वस्त, 5 आईडी बरामद। जमशेदपुर में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटकांड का किया खुलासा, सरगना गिरफ्तार। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी। दिल्ली में आज से निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण शुरू। झारखंड के प्रतिभागियों को निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में कराया गया योगाभ्यास। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। वर्तमान विदेश नीति विकास पर आज विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसद के विदेश मामलों के स्थायी समिति को पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को जानकारी देंगे। वर्तमान विदेश नीति विकास पर भी ब्रीफिंग होगी। इस समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। विदेश सचिव समिति को विदेश मामलों के विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से जानकारी देते रहे हैं। भारत के पक्ष को विदेश में रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए किए जा रहे प्रतिनिधिमंडल को भी कल विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी होगी। इसके अलावा 10 मई को हुए दोनों पक्ष के बीच सीजफायर सहमति के बारे में भी समिति को बताया जाएगा। भारत ने 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे और इसके बाद के एक्शन में पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। फिर 10 मई के शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया था, जो अभी जारी है। पाकिस्तान के झूठ और दुष्प्रचार से निपटने के लिए भारत का 7 बहुदलीय शिष्टमंडल दुनिया के प्रमुख देशों का दौरा करेगा। 23 से 25 मई के बीच इस यात्रा के शुरू होने की उम्मीद है। विदेश जाने वाले इस प्रतिनिधिमंडल को कल विदेश मंत्रालय ब्रीफिंग करेगा। प्रतिनिधिमंडल को विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने से पहले ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय डेलीगेशन की यह यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होने की संभावना है। शशि थरूर की अगुवाई वाला दल 23 मई से अपना विदेश दौरा शुरू करेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और तकनीकी विशेषज्ञता का उम्दा प्रदर्शन देखा गया। यह ऑपरेशन रक्षा सिद्धांत में बड़ा मोड़ साबित हुआ है। तीनों सेनाओं के तालमेल और तकनीकी विशेषज्ञता का उम्दा प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना बल ने जमीन, हवा और समुद्र से कार्रवाई की। इस दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने आपसी तालमेल का उम्दा प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में अहम भूमिका निभाई। इसने नूर खान एयरबेस और रहीमयार खान एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए। वायुसेना का मजबूत हवाई रक्षा वातावरण सीमा पार से जवाबी ड्रोन और यूएवी हमलों के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। साथ ही पिकोरा और ओएसएके को एक लेयर डिफेंस ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया। इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने एयर एसेट्स के रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को सक्षम बनाया और इससे भारतीय सेना हवाई खतरों को कुशलतापूर्वक बेअसर कर सकी और पूरे संघर्ष के दौरान
नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस को बनाए रख सकी। इसके साथ ही भारतीय सेना ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं में अपनी तैयारी और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायुसेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागे जाने वाले मैनपेट्स और LLAD गन से लेकर लंबी दूरी की एसएम्स तक की कई तरह की प्रणालियां तैनात की गईं। ये इकाइयां पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और घूमते हुए हथियारों का मुकाबला करने में सहायक थीं। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय सेना मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रही। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। शोपियां में आतंकी ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को भी धर दबोचा गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादी ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी की जा रही है। आपको बताएं कि शोपियां में आतंकवादी ठिकानों पर लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। तो शोपियां में किस तरह से सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पिस्तौल, ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आतंक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां के शोपियां में सुरक्षा बलों ने छापेमार कार्रवाई की है और आतंकवादी ठिकानों पर ये छापे मारे गए हैं। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद पर पाकिस्तान को अब फटकार लग रही है। IMF ने भी कहा है कि भविष्य की किश्तों के लिए पाकिस्तान को IMF की 11 शर्तों को पूरा करना होगा। IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं और साथ साथ भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा बताया है। IMF की एक ताजा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या और बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। IMF की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाए रखना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा है कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए तो पारदर्शिता दिखानी होगी। IMF की रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी हुई है। भारत ने IMF से कहा था कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि इन पैसों का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए ना हो। भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान IMF से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों को समर्थन देने में कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जहां पाकिस्तान के 8 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, वहीं कुछ देश उसके समर्थन में खड़े दिखे। आतंक परस्त पाकिस्तान के साथ खड़े देशों के उत्पादों का अब भारत में बहिष्कार हो रहा है। कोडरमा में स्वदेशी जागरण मंच इसे लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटा है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है। कोडरमा में स्वदेशी जागरण मंच के प्रचारक सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय कुमार ने बताया कि स्वदेशी को बढ़ावा देने और दुश्मन देशों के उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के अंदर भारतीय भूत्वा एवं भारतम भजेत का उद्घोष करने के लिए सर्वदूर सबसे कह रहे हैं, आओ मिलकर भारत माता की जय बोलें और भारत की जय जयकार करें। जय जय स्वदेशी बोलें। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। प्रांत संयोजक राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों के सदस्य और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और स्वदेशी के नारे को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को विकसित करने के लिए ये 2 दिन का वर्ग लगेगा। इस वर्ग में सभी लोग आएंगे और यहाँ से प्रशिक्षित होकर के जाएंगे और पूरे झारखंड में स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी का स्वभाव को अलग का अलग जगाएंगे।
आतंकवाद दुनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है। इसको सहयोग देने वाले अर्थतंत्र को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है, तभी दुनिया में अमन शांति कायम हो सकती है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों ने आतंक परस्त पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया है, जिससे उनकी औकात पता चल गई है। आतंकवादियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारी फौज आतंकवादियों को पाकिस्तान में औकात बताने का काम किया। उनके कई शरणस्थल ट्रेनिंग कैंप को नेस्ताबूद करने का काम किया। तो आतंकवाद की लड़ाई में भारत आगे बढ़कर के दुनिया के अंदर अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 20 से 24 मई तक मलेशिया में आयोजित लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस अवसर पर भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमताओं का व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच श्री सेठ आज सिंगापुर पहुंचे, जहां भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर शिल्पक अंबुले ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान रक्षा क्षेत्र और उच्चायोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्थित दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी को पर्यटन की दृष्टि से और आकर्षक बनाने की दिशा में पहल हुई है। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने दलमा का दौरा कर कार्य योजना पर मंथन किया। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने दलमा का दौरा किया और वन विभाग के अधिकारियों के साथ दलमा के विकास को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने इको सेंसिटिव जोन में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि दलमा क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना पर काम कर रही है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि वन के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए और लोगों को एक बेहतर घूमने का मौका देते हुए इस माध्यम से जंगल और वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश भी दिया जाए। उन्होंने बताया कि बिहार के राजगीर में बने ग्लास ब्रिज की तर्ज पर यहां भी एक रोमांचक ग्लास ब्रिज तैयार किया जाएगा, जो पर्यटकों को दलमा की ऊंचाइयों से प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने का अवसर देगा। हम लोग यहाँ पर लॉजिंग फैसिलिटी को इंक्रीज करने जा रहे हैं। हम लोग कॉटेजेस की संख्या ऊपर भी बढ़ाएंगे, यहाँ भी बढ़ाएंगे। साथ में सफारी के लिए व्हीकल हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं वन विभाग को, कि सफारी के कामों में एकरूपता रहेगी। और बाकी जैसे चीज़ें हैं, ग्लास ब्रिज, मंदिर की सीढ़ियों को हमने देखा कि वो बहुत कठिन है, थोड़ा हाइट ज़्यादा है, कहीं पर बहुत छोटे साइज़ में है, तो सीढ़ी, उसका रास्ता, इन तमाम चीजों को हम लोग सुधारना चाहते हैं। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर सरकार की ये पहल निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन को एक नई ऊंचाई दे सकती है। सरायकेला खरसावां से अनुप मिश्रा की रिपोर्ट। शुकर पालकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से रांची में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं से श्री मरांडी को अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री पशुपालन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने सुकर पालकों को होटलों का बचा खुचा भोजन चारे के रूप में लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि कई गरीब सुकर पालक बाजार से चारा खरीदने में अक्षम है, ऐसे में नगर निगम के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। कांग्रेस द्वारा आज धनबाद में संविधान बचाओ रैली का आयोजन प्रस्तावित है। इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में रांची स्थित पार्टी कार्यालय में संविधान बचाओ अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान अभियान के प्रभारी सूर्यकांत शुक्ला और अन्य सदस्य मौजूद थे। रांची के केंद्रीय कार्यालय में आजसू पार्टी के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। इस बैठक में विधायक निर्मल महतो और पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो समेत 6 जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
राज्य कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों पारित नई शराब नीति का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वागत किया है। चैम्बर अध्यक्ष परेश गटानी और अन्य प्रतिनिधियों ने सरकार से इसे लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। हमारे जोगिंदर प्रसाद जी को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने देर से ही 3 महीना बिता दिए लेकिन पॉलिसी को ले आए। इसके लिए खुशी है। अब इसमें यह देखना है कि जल्द से जल्द इस नीति को लागू करें। आपका पसंदीदा डीजी झारखंड अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचें। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। केंद्र सरकार ने तीर्थयात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक और विशेष पहल की है। देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत रेल मंत्रालय और IRCTC के संयुक्त प्रयास से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तीर्थ यात्रियों को 7 ज्योतिर्लिंग समेत विभिन्न दार्शनिक स्थलों का भ्रमण कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय की ओर से विशेष पहल की जा रही है। 31 मई को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत धनबाद से की जाएगी। यह ट्रेन कोडरमा, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों का भ्रमण करते हुए तीर्थ यात्रियों को 7 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराएगी। IRCTC ने एक विशेष ट्रेन भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत 7 ज्योतिर्लिंग शिरडी के साथ, जो कि 12 रात 13 दिन का पैकेज होगा। और इसके अंतर्गत आप जो भी बिहार हो गए, फिर ये झारखंड, यूपी के जो तीर्थयात्री हैं, इसमें लाभान्वित हो सकते। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के माध्यम से तीर्थ यात्री उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, द्वारिका के नागेश्वर, सोमनाथ, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, पुणे का भीमाशंकर और औरंगाबाद के घृणेश्वर के अलावा शिरडी के साईं मंदिर और द्वारकाधीश का भी दर्शन 30% की सब्सिडी पर कर पाएंगे। साथ ही देश के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का दर्शन एवं अवलोकन कर पाएंगे। जो भी यात्रीगण हमारे बुजुर्ग माता पिता जो हैं, वो कभी इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है कि एक साथ 7 ज्योतिर्लिंग जा सके। इस ट्रेन के माध्यम से, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से रेलवे की तरफ से ये प्रयास है कि जो भी लोग इस तरह से फैसिलिटी नहीं उठा पाते हैं, और वो व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग गांव वाले लोग जो कभी है सो प्रॉपर ट्रेन, वहाँ की कनेक्टिविटी नहीं है, उस माध्यम से, जैसे मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट मुंबई जाना है, मुंबई के लिए आपको अगर घूमना है तो तत्काल टिकट लेना पड़ेगा, नहीं मिल रहा है। इस ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलेगा। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के हित में केंद्र सरकार का यह निर्णय सराहनीय है, क्योंकि इससे जहां एक और धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, वहीं इससे लोगों की नजदीकियां भी बढ़ेगी। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान अनवरत जारी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। इस दौरान रूतागुट्टू में नक्सलियों का एक पुराना डंप मिला, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान 5 IED बम भी बरामद किए गए, जिसे नष्ट कर दिया गया। जमशेदपुर पुलिस ने एक पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक अन्य आरोपी अफजल को ओडिशा के रायरंगपुर पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था। वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। टीम के द्वारा जब कंटिन्यूसली CCTV और बाकी इंटेलिजेंस के आधार पर फॉलोअप किया गया, तो उसमें कपाली क्षेत्र के रहने वाले एक कुख्यात अपराधकर्मी जल्ला फिरोज और उसके साथियों की भूमिका सामने आई, जिसको लेकर लगातार छापामारी की गई और अंततः जल्ला फिरोज की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।
जिसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोलियां भी बरामद हुई हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में आज से झारखंड समेत देश भर से चयनित बीएलओ और चुनाव कार्य से जुड़े अन्य लोगों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में झारखंड के करीब 400 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत योगाभ्यास के साथ हुई। इस दौरान प्रशिक्षकों ने प्रतिनिधियों को विभिन्न आसनों से परिचित कराया और योगाभ्यास कराया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान प्रतिनिधियों को चुनाव से जुड़ी बारीकियों से भी अवगत कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी है और इस सिलसिले में अब समय नजदीक आने के साथ ही योग के प्रति लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। जगह जगह योग शिविर आयोजित हो रहे हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जमशेदपुर के टेल्को में महिलाओं के लिए पतंजलि योग शिविर चल रहा है जिसका आज शाम समापन होगा। जमशेदपुर में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। टेल्को में महिला पतंजलि योग का आयोजन हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं प्रशिक्षकों की देखरेख में योगाभ्यास कर रही हैं। इस मौके पर झारखंड प्रभारी सुधा झा ने बताया कि योग ऋषि मुनियों का अमूल्य उपहार है और यही निरोगी रहने का मंत्र है। पहला सुख निरोगी काया है, फिर दूजा है माया। तो योग के बदौलत व्यक्ति 100% स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसका हमने इसमें संदेश दिया। योग शिविर में शामिल महिलाओं ने भी कहा कि योग स्वस्थ जीवन का आधार है। योग से हमारे शरीर को किस तरह से स्वस्थ और निरोग बनाया जाए इसका हम लोग पूरे बता रहे हैं इस शिविर के माध्यम में। हमारे इस शिविर का नाम हम लोग दिया सर्व रोग निवारण योग शिविर। आधी आबादी इस दौरान उचित खान पान के प्रति भी सजग दिखी और उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य के टिप्स भी साझा किए। चाइनीज वो तो फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो मैदा का सामान है। मैदा का सामान को हम लोग हर टाइम मना करते हैं हमारे यहाँ पे शिविर में। और हम लोग जड़ी बूटी के बारे में भी बताते हैं कौन सा पत्तों से क्या आप अपने आप को ठीक रख सकते, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा जिसकी उल्टी गिनती जारी है। पूरी दुनिया योग दिवस के आयोजन से जुड़ने के लिए उत्सुक और उत्साहित है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। गुमला जिला ने कल 43वां स्थापना दिवस मनाया है। नए समाहरणालय परिसर सभागार में इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुमला जिला का 43वां स्थापना दिवस समारोह नए समाहरणालय परिसर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने महापुरुषों और क्रांतिकारियों को नमन किया। उन्होंने जिले वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पुलिस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और गुमला पुलिस यहाँ के नागरिकों को पुलिस की तरफ से मिलने वाली हर सुविधा जो है उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व उपायुक्त गौरी शंकर मिंज और पूर्व पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार ने सामूहिक प्रयास से जिले के विकास पर जोर दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है वर्तमान जिला प्रशासन के उत्कृष्ट कार्यों को लेकर देखते हुए। सामान्यतः सेवानिवृत्त अधिकारियों को कोई किसी के द्वारा टोका टोकी नहीं किया जाता है, लेकिन गुमला जिला प्रशासन इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं गुमला के लोग बहुत परिश्रमी, बहुत प्रतिभावान होते हैं। तो सभी झारखंड सरकार और भारत सरकार की सभी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। पुलिस के दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा चेंज आया है। जिस समय हम लोग थे 7-8 में, उस समय उग्रवाद आप सब जानते ही हैं मुख्य समस्या थी, और आज जो है सो उग्रवाद करीब करीब समाप्त हो चुका है। 1-2 जिला को छोड़ दिया जाए, पूरे राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो उग्रवाद का सफाया हो चुका है। इस दौरान राज्य और राष्ट्रीय फलक पर जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। गुमला वीरों की भूमि है। एक ओर जहां राम भक्त हनुमान की जन्मस्थली मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर अल्बर्ट एक्का की वीरभूमि भी रही है। डीडी न्यूज के लिए बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत के समुद्र तटों का पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें देश भर से 1000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी 6 दिनों तक 6 पदक स्पर्धाओं और 2 प्रदर्शनी खेलों में हिस्सा लेंगे। इन खेलों का समापन शनिवार को होगा।
इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बना ली है। टीम ने रविवार को खेले गए डबल हेडर के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और को 10 विकेट से हराया। गुजरात की इस जीत से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं। आईपीएल डबल हेडर के पहले मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम मौजूदा सीजन के पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ गई है। भारत ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली स्टेडियम में पेनल्टी शूटआउट के जरिए बांग्लादेश को 4-3 से हराकर साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एनसीसी कैडेट्स की टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और अब मौसम का मिजाज। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है। मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। रांची में कल लगभग 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कोडरमा में भी तेज हवा और गर्जन के साथ अच्छी बारिश हुई। इस दौरान कई पेड़ भी उखड़ गए। बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी भी हुई। बारिश की वजह से काफी देर पावर कट भी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 24 मई तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। जमशेदपुर में युवाओं की एक टोली ने गर्मी से राहत दिलाने के लिए साक्षी बाजार में सब्जी विक्रेताओं के बीच छाता और हवाई चप्पल का वितरण किया। युवाओं ने बताया कि वे हर वर्ष गर्मी में गरीबों को राहत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्होंने सबों से इस पुनीत कार्य में आगे आने की अपील भी की। पूरा कड़ी धूप है, बहुत सारे लोग लू की चपेट में आ रहे हैं और हमारे जमशेदपुर में ग्रामीण से खासकर वैसे बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष थोड़े से हरी सब्जी लेकर हम तक पहुंचाने के लिए आते हैं और उस सब्जी को बेचने के लिए घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ता है, घंटों उन्हें कड़ी धूप में बैठना पड़ता है। तो हमारा ये अभियान है कि उन्हें छाता मुहैया कराए, उन्हें चप्पल मुहैया कराए। हमारा ये कोशिश है कि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार सुरक्षित रहेगा, ताकि हमारे घर तक वो हरी सब्जियाँ कम से कम पहुँचा पाएंगे। उधर बोकारो में लोग गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जहां जिले में गर्मी से तमढा रही थी, वहीं अब इसमें कुछ नरमी आई है। बोकारो में सूर्य की तपिश से पारा लगातार चढ़ रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। गर्मी के सितम से राहत के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लोग शीतल पेय पदार्थ के अलावे सत्तू, नींबू और अन्य पेय पदार्थों का सेवन कर गर्मी को मात देने के प्रयास में लगे हैं। बस बचाव के लिए हम लोग घर से जैसे सत्तू पी के निकलते हैं और गमछी बांध के हेलमेट लगा के उसी से रास्ता में कुछ जूस वूस पीते उसी तरह निकल रहे हैं हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं या आम बेल का शरबत पी रहे हैं। इस तरह से चीज़ों से भी बचाव होता है। पानी का मात्रा ज़्यादा लेना है। जिले में धूप की तपिश और झुलसाने वाली लू से सभी हलकान हैं, जिससे महिलाएं भी अछूती नहीं हैं। महिलाएं धूप से बचाव के लिए दुपट्टा और स्कार्फ का प्रयोग कर रही हैं। इसके लिए तो पहले तो हम लोग चेहरे को दुपट्टा से ढकते हैं और दुपट्टा से ढकने से पहले उसको सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन लगा के फिर निकल जाते हैं फिर अपना। स्थानीय लोग गर्मी के मद्देनजर आजकल अधिक पानी युक्त फल और सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। सुबह में पानी वाले फल खाकर और जब जरूरी काम है तो हमें घर से निकलना ही है, उसके सारी रखते हुए हम लोग अपने सुरक्षा रखते हुए घर से नींबू पानी, ग्लूकॉन डी वगैरह। राज्य के लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से जल्द ही थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 24 घंटों के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर।
पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति पर आज संसद की स्थायी समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव। वर्तमान विदेश नीति विकास पर होगी ब्रीफिंग। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने दलमा वन्य आश्रयणी का किया भ्रमण। दलमा चौक पर बनेगा ग्लास ब्रिज, गेस्ट हाउस का भी होगा निर्माण। पश्चिमी सिंहभूम के चौंचो थाना क्षेत्र में नक्सलियों का जंप ध्वस्त, 5 आईडी बरामद। जमशेदपुर में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटकांड का किया खुलासा, सरगना गिरफ्तार। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी। दिल्ली में आज से निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण शुरू। झारखंड के प्रतिभागियों को निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में कराया गया योगाभ्यास।